सब लोगों को गुड इवनिंग। सब लोगों को गुड इवनिंग। आज आपको कल भाग संख्या 9 का क ख ग पढ़ा दिए, 9 क ख पढ़ा दिए थे। भाग संख्या 9 में था पंचायत, पंचायत। 9 के क में था नगर पालिका, नगर पंचायत, वो नगर वाला। और 9 के ख में था आपका सह, सहकारिता, सहकारिता। इतना तक हो गया था। ठीक है। अब इसमें एक चीज खासियत देखिए कि भाग संख्या 9 जो था, चलो बैठो लोग, जल्दी जल्दी लोग। भाग संख्या 9 का क। चलिए देखिए, भाग संख्या 9 का क और भाग संख्या 9 का ख, ये सब के सब आर्टिकल 243 में ही है, सब 243 में ही। बस क ख ग घ अंग करके जोड़ते हुए जहां तक ले जाएंगे वहां तक है। अब हमें पढ़ना है 244। कौन सा पढ़ना है? 244। ठीक है। आर्टिकल 244 जो है वो चला जाएगा भाग संख्या 10 में। तो भाग संख्या 10 में 244 एससी एसटी के बारे में, प्रावधान के बारे में बताना है, एससी एसटी का प्रावधान। देखिए, 9 हो गया, 9 का क हो गया, 9 का ख हो गया। भाग संख्या 10 में आर्टिकल 244 है। आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 एससी एसटी के बारे में विशेष प्रावधान की बात करता है। देखिए, हमारे देश में ना एससी एसटी को प्राचीन काल से बहुत ज्यादा दबाया गया, और आज के समय में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां अगर एससी एसटी बहुत कमजोर है ना, तो पैसे वाले लोग उन्हें दबा देते हैं। वो चाहे अपने अधिकार का कितना भी उपयोग क्यों ना करे, दबा दिया जाता है। इसलिए कई सारे प्रावधान लाए गए। एससी एसटी के लिए एक बहुत बड़ा है कि एक एससी एसटी एक्ट लग जाता है, जिसको गांव में भाषा में अमूमन लोग हरिजन एक्ट कहते हैं। क्या होता है कि देखिए, अगर आप किसी के ऊपर एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर लेती है। पहले एफआईआर जब आप लिखवाते हैं तो उस एफआईआर के हिसाब से आपके खिलाफ जांच होती है। आप किसी को कह दिए कि हमको मारने की कोशिश किया, 307, समझ में आ गया, 307 लगवा दिया, ठीक है, मारने की कोशिश किया, तो ये एफआईआर नहीं हो जाएगा। अब इस पे नहीं, अब आप लिखवाएं, अब पुलिस जांच करेगी 1 हफ्ता बाद, 10 दिन, 15 दिन बाद। उसके बाद अगर आप पाए गए कि नहीं आप इन्वॉल्व थे, तब आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलेगा और गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यदि आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लग जाता है, तो अगर कोई एससी एसटी एक्ट जाके कह देता है एफआईआर में कि आपने उसको जाति सूचक शब्द बोला है, अमूमन देखिएगा लोग किसी को जाति सूचक शब्द बोल देते हैं उसको हीन जाति दिखाने के लिए, कहेंगे कि जैसे दलित जाति के लोग हो गए, या फिर को भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। अक्सर लोग ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि उसकी जाति को दिखा के नीचा दिखाया जाता है उसको। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो जाति सूचक वर्ड बोल देंगे या एससी एसटी के भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो पुलिस आपको पहले गिरफ्तार कर लेगी, बाद में जांच होगा, पहले आपको क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इसके कुछ यूज भी है, कुछ मिस यूज भी है। अगर एफआईआर लिखवा दिया जाए और गिरफ्तार नहीं की जाए, तो बहुत सारे ऐसे रसूख वाले लोग होते हैं जिनकी पुलिस में पहुंच होती है, वो जांच को भटका देते हैं। इसलिए कोई पावर इसका नहीं बन पाता है। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई एससी एसटी एक्ट के खिलाफ पाया गया तो उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में भेज दो, कोर्ट जांच करेगी। अब कोर्ट में किसी का रसूख और पावर पैसा नहीं चलता है। इसलिए एससी एसटी एक्ट के तहत अगर आपके खिलाफ मुकदमा रखा जाता है तो पुलिस आपको अविलंब गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में भेजेगी, आप अपनी दलील कोर्ट को दीजिएगा, कोर्ट आपको बेल देगा या तो फिर जेल में भेज देगा। तो एससी एसटी का विशेष प्रावधान किसमें है? भाग संख्या 10 में, आर्टिकल 244। आगे जब इसको पढ़ेंगे संशोधन, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि एससी एसटी एक्ट में क्या क्या चीजें आई थी, क्योंकि इसे कई सारी चीजों को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है। लेकिन सबसे मतलब कड़ा कानून हो जाता है अगर एससी एसटी एक्ट लग गया तो। जैसे महिला, अगर कोई महिला रेप केस लिखवा देती है तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद जाके कोर्ट में गवाही कहते देते रहिएगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान भाग संख्या 10 में है। भाग संख्या 10, आर्टिकल 243।
आर्टिकल 243। अरे 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। आजकल सोच रहा फोनवा, एक बार में किसी को फोन करो तो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रहा है, दूसरा का बार में आवाज जाता है। इतना ना लोगों के पास फोने हो गया है, सबको पास 2 गो फोन और में 4 गो सिम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो भाग संख्या 10 देख लिए। अब टोटल संविधान में भाग कितने हैं? 22। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग संख्या 11। इसका मतलब आपको लग रहा है ना कि हम लोग आधा खत्म कर दिए हैं। हम लोगों ने पॉलिटी को आधा खत्म कर दिया, ठीक है। तो भाग संख्या हम कहां तक देख लिए हैं? 10 तक। अब देखेंगे भाग संख्या 11। भाग संख्या 11, चलिए देखिए ध्यान से। भाग संख्या 11 बहुत बड़ा है। भाग संख्या 11 बहुत बड़ा है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे हम भाग संख्या 10 को छोड़े थे 244 से, ये चालू होता है 245 पे, ठीक है। 245 से लेके 263 तक जाता है। लेकिन सारा का सारा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बताया गया है। केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई है। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध के लिए कई आयोग का विघटन किया गया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है सरकारिया आयोग। सबसे प्रसिद्ध है सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे प्रसिद्ध आयोग है सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग बाबू? सरकारिया आयोग। देखिए अब हम ध्यान से समझते हैं इसमें आर्टिकल कहां से। जो इंपॉर्टेंट है यही 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढेर रटिएगा एक को चीज के तो यहीं रह जाइएगा, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से समझिए चीजों को। आर्टिकल 249 कहता अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। आपको पता है अखिल भारतीय सेवा कौन सा होता है? यूपीएससी होती है। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? आईएएस है, आईईएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब कौन से हैं? अखिल भारतीय सेवा है सब। अखिल भारतीय सेवा है सब। देखिए आईएएस, आईपीएस ये सब यूपीएससी। अखिल भारतीय सेवा कहा किसे जाता है इसको समझिए। कि जब कभी केंद्र सरकार आपको नौकरी दे और राज्य सरकार सैलरी दे, समझिए कितना अजीब चीज है। केंद्र सरकार नौकरी दे, राज्य सरकार सैलरी दे, उसे अखिल भारतीय सेवा होता है। और आप पूरे भारत में आप जा सकते हैं। जैसे डीएम यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होता है, केंद्र सरकार उसका सिलेबस ड्रॉ करती है। केंद्र सरकार का मतलब जो भी यूपीएससी केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। और उसके बाद आपको मान के चलिए आप डीएम बने, यूपीएससी का एग्जाम निकाले, आप डीएम बन गया, आप गुजरात भेज दिया गया, तो केंद्र सरकार आपको भेजेगी गुजरात और आप सैलरी लेंगे गुजरात से। केंद्र सरकार का मन करेगा आपको गुजरात से उठा के महाराष्ट्र भेज देगी, जाइए। डीएम केंद्र सरकार की संपत्ति होती है, उठा के भेज देगा आपको कहाँ? महाराष्ट्र भेज देगा, ठीक है। अब महाराष्ट्र से सैलरी लीजिए। तो अखिल भारतीय सेवा भारत की सबसे बड़ी नौकरी है। इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस ये सबसे बड़े पोस्ट आते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया आर्टिकल 249 हम आपको पढ़ा दिए हैं कि अगर आपको कोई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है, जैसे आईएएस पहले से चलते आ रहा है, आईपीएस पहले से चलते आ रहा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पहले से चलते आ रहा है, आपका मन है कोई और भी इंडियन एजुकेशन सर्विस ले आना है, कोई नया लेके आना है कि केंद्र सरकार टीचर को नियुक्त करेगी, बढ़िया टीचर आएंगे यूपीएससी से आएंगे, उनको केरला भेज देगी, उनको यहाँ पे। अगर चाहते हैं आप एक नई अखिल भारतीय
भारतीय सेवा का सृजन करना, तो यह नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन पहले राज्यसभा करेगी, उसके बाद राज्यसभा इसे किसको भेजेगी, लोकसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति इसे साइन करेंगे। ये चीज आप याद कीजिए, हम आपको पढ़ा दिए थे जब हम राज्यसभा की शक्तियां पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि आपातकाल के दौरान जब लोकसभा भंग रहती है तो आपातकाल का घोषणा राज्यसभा करती है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा करती है, और अगर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझे, अरे एक सेकंड, राज्य सूची के विषय में अखिल भारतीय सेवा डाल दिए, यहाँ पे राज्य सूची होना चाहिए, गड़बड़ बोल दिए यहाँ पे, राज्य सूची यहाँ तो वो 312 में था, यहाँ पर राज्य सूची लिख दिए जी, देखिए गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ था अखिल राज्य सूची के विषय में संबंध कानून बनाने के लिए, ये आर्टिकल जितना समझा दिए 312 का, देखिए हम खूब हैं, 312 का समझा दिए हम आपको। यहाँ पे क्या है, राज्य सूची, बात राज्यसभा की है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची के विषय में 1 साल के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्यसभा के पास। हालांकि जो हम आपको बताए वो भी सेम ही है, लेकिन वो 312 में है, हमको वो राज्यसभा वाला समझा रहे थे तो दिमाग में आ गया, तो एक ही बात समझा दिया। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को कितने साल के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, वो भी कब होता है, आपातकाल के दौरान। कब होता है, आपातकाल के दौरान। अभी जो हम बताए हैं वो उसे 312 में बताना था, हम यहाँ बता दिए आपको, सॉरी, खैर आप लोग तो समझदार हैं, विद्वान हैं, आप तो समझते हैं। देखिए, राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाता है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन आपातकाल के दौरान संसद भी 1 साल के लिए राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संधि, कौन सी संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता आपको हम पढ़ा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को संसद किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य से पूछे। अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को केंद्र सरकार कहीं भी भारत में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के ही वो लागू कर सकती है, और अगर वह राज्य मना करेगा तो आर्टिकल 265, हम आपको 365 पढ़ा दिए थे, 365 का उल्लंघन समझ के उस राज्य में 356 के नाम पर आपातकाल लगा दिया जाएगा। तो बताइए, अंतरराष्ट्रीय संधि या अंतरराष्ट्रीय समझौते को संसद अगर लागू कराना चाहती है, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को संसद यदि लागू कराना चाहती है, संसद यदि लागू कराना चाहती है, तो संसद अगर लागू कराना चाहती है तो क्या राज्य सरकार से पूछेगी, नहीं, राज्य सरकार से नहीं पूछेगी, क्योंकि संसद को पावर है। देखिए यहाँ एक गड़बड़ हो गया, आर्टिकल 262 में संविधान में नदी जो थी, नदियां कई राज्यों में जाती है, तो नदी को राज्य सूची में डाल दिया गया, नदी को किस में डाल दिया गया, राज्य सूची में। यहीं से गड़बड़ हो गया, नदी को राज्य सूची में रखना ही नहीं चाहिए, नदी को राज्य सूची में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नदियां कई राज्यों को होके जाती है, तो जिन राज्यों में पानी की दिक्कत नहीं है उन राज्यों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे आपका उड़ीसा है, पानी की दिक्कत है, जैसे आपका केरल, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पर कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में महानदी जल विवाद है यहाँ पर। तो अगर यह राज्य सूची में नहीं रहता तो ज्यादा बेटर होता। अब इन नदियों पर विवाद खत्म नहीं होता है, इसलिए रिटायर्ड जजों को एक नियुक्ति दे दी जाती है, रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण बना दिया था। रिटायर्ड जज जो होते हैं वो बैठ के इसकी सुनवाई करते रहते हैं किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए। आप में से हम पूछते हैं कि नदियों को अगर आपके पास शक्ति आ जाए तो जो नदी है इसे आप राज्य सूची में तो है ही है, राज्य सूची में है, आप इसे राज्य सूची में रहने देंगे या फिर आप इसे संघ सूची में डालेंगे, आप इसे संघ सूची में डालेंगे या आप इसे समवर्ती में डालेंगे। आप नदियों को अगर आपके पास शक्ति होती तो आप किस में डालते हैं, आपके पास यदि शक्ति होती तो नदियों को आप किस में डालते। अभी तो ससुरा राज्य सूची में, गड़बड़ है।
हाँ, कुछ लोगों का कहना है संघ सूची में नहीं भैया, आप राज्य सूची से छीन के एक बार संघ सूची को देंगे, सारा 28 गो राज्य बवाल कर देगा आपका, चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर लंबा लंबा मैटर खींचा जाएगा, बड़ी लंबा मैटर खींचा जाएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, देखिए नदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये सही है, समवर्ती सूची में डालिए, क्योंकि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है। लेकिन अगर एक ही विषय पर केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे तो केंद्र वाला एप्लीकेबल होगा। किसका एप्लीकेबल होगा? केंद्र वाला एप्लीकेबल होगा, राज्य वाला तब उस समय एप्लीकेबल नहीं होगा, उस समय राज्य वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे अगर केरल, ये केरल का है, कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, ये हो गया नदी। अगर तमिल समवर्ती सूची में चल जाता है तो कर्नाटका कहता है कि हम पानी को रोक लेंगे बांध बना के, तो समवर्ती सूची के हिसाब से केंद्र सरकार को भी अधिकार है, वो कहेगा कि पानी नहीं रोकिए, हो गया काम खत्म, पानी नहीं रुकेगा, निकल जाएगा। अभी क्या है ना, स्टेट स्टेट में विवाद बढ़ रहा है, स्टेट स्टेट में विवाद बढ़ रहा है। रीजन क्या है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, सपोज कीजिए कि कोई झारखंड की पार्टी है और बिहार की पार्टी है, उस बिहार की पार्टी को झारखंड में चुनाव जाके नहीं लड़ना है और झारखंड वाली पार्टी को बिहार में नहीं आके चुनाव लड़ना है, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अब उल्टा सीधा बोलेगा ताकि अपनी जनता को दिल जीता जा सके। बिहार में आके आप बोल सकते हैं कि नेपाल क्या कर लेगा, लेकिन मोदी जी नहीं बोल सकते, तो बिहार का नेता बोल देगा, लेकिन मोदी जी को तो नेपाल भी जाना है, वो कहेंगे ना कि मोदी जी आप तो बड़ी बोल रहे थे उस समय। तो जितना बड़े होंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी आएंगी। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो नदियों को होना चाहिए था किसमें? नदियों को बताइए बाबू, होना चाहिए था किसमें? समवर्ती में। हो गया है किसमें? राज्य सूची में। आगे बढ़े, सरकारीय आयोग के सिफारिश पर यहां पर भी एक बना दिया गया अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है? इसकी साल में 3 बार मीटिंग होती है। इसकी मीटिंग साल में कितनी होती है? 3 बार मीटिंग होती है साल में। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और मिल बांट के आपसी विवाद को सुलझाया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद में प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, पीएम होंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर में 1-2 मिनिस्टर हो जाएंगे, जैसे गृह मंत्री हो जाएंगे और वित्त मंत्री हो जाएंगे, इस टाइप के, और नीचे में क्या होंगे? सीएम होंगे। इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, साल में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की कितनी बैठक होती है? साल में इंटर स्टेट काउंसिल अर्थात अंतरराज्यीय परिषद की कितनी बैठक होती है? साल में इंटर स्टेट काउंसिल यानी अर्थात अंतरराज्यीय परिषद की कुल कितनी बैठक होती है? तो 3 बैठक होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कितने कैबिनेट बैठेंगे इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, सरकारीय आयोग के सिफारिश पर किया गया था। तो केंद्र और राज्यों के बीच में ये संबंध है। किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र राज्य के बीच में संबंध स्थापित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या